सो वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज योर विजय हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। मेरे साथ आप सभी लोग क्लास 9th की हिस्ट्री सीखने जा रहे हैं। टर्म 2 के अकॉर्डिंग सिलेबस स्टार्ट करूंगा क्योंकि टर्म 1 के सिलेबस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो का पहला पार्ट है हिस्ट्री का और ई पाठशाला के चैनल पे आप मज़ेदार तरीके से सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चैप्टर आपको काफ़ी हद तक पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो इतना ही एग्जामिनर या एनसीईआरटी बुक आपको सिखाने की कोशिश करती है ताकि आपकी बुद्धि के अंदर ये समझ में आ जाए कि किसी भी देश में रशिया या फ्रांस या अमेरिका या भारत कहीं पे भी रेवोल्यूशन होता है तो उस रेवोल्यूशन के पीछे कई साल 50 60 60 साल 100 साल पीछे एक कहानी होती है। उस कहानी से धीरे धीरे ग्रेवी बनती चली जाती है। देन फाइनली एक प्रेशर कुकर की तरह ब्लास्ट होता है और फाइनली वो क्रांति हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1947 का जो भारत के अंदर हमें स्वतंत्रता मिली है, उससे अगर हम 1915 में जाएंगे और उसके और पीछे जाएंगे 1857 की क्रांति में, तो वहाँ से वो प्रेशर बनता चला आ रहा है, वहाँ से वो ग्रेवी बनती चली आ रही है। दैट इज़ वाई हम लोगों ने भारत में अंग्रेज़ों को निकाल फेंका। और सेम यही चैप्टर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि सोशलिज्म इन यूरोप का मतलब ये है कि किस तरीके से भारत में यूरोप में समाजवाद की आइडियोलॉजी फैली और रूस में क्रांति हुई। किसी भी देश में क्रांति होने का एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम सारे पहलुओं पे नजर डालेंगे और 9th स्टैंडर्ड के ऊपर भी काम करेंगे ताकि आप पेपर में उसे लिख सके। अभी ये पहला पार्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे सेकंड पार्ट लिखना चाहिए था क्योंकि सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं। पहला चैप्टर कोई और था, है ना, तो आप इसे सेकंड मान के चलिएगा। तो गलती हो गई है, माफ़ कर देना। वीडियो का पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में आप ट्विटर के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है चैप्टर के रिगार्डिंग में, वीडियो के रिगार्डिंग में, वगैरह वगैरह और चीज़ों के रिगार्डिंग में। अब इस पूरे चैप्टर में जो आज हम बताने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक है एज ऑफ सोशल चेंज, लिबरलाइजेशन, रेडिकल कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल चेंज। उसके बाद है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन द यूरोप एंड देन सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म। मतलब मैंने क्या करा है कि चैप्टर की ना टाइमलाइंस को उठा लिया है और उसके पीछे की कहानी को मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो का पहला पार्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि रशिया में अगर क्रांति हुई थी तो क्रांति होने का कारण क्या था, बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। मुझे पता 9th स्टैंडर्ड का बच्चा ऐसा होता है कि आगे की चीज़ें पढ़ रहा है, पीछे की चीज़ें सारी भूलती चला जाता है वो, लेकिन आपके माइंड में वो स्टोरी बनते रहना चाहिए, इसलिए वो चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे रशिया के अंदर समाज जो चेंज हुआ, सोशल चेंज का मतलब होता है समाज का परिवर्तित होना, यानी कि समाज का चेंज हो जाना। सोशल चेंज का मतलब यही है। अब रशिया के अंदर मेन क्रांति होने का कारण था कि किस तरीके से यूरोप के अंदर एक रीजन, पूरे यूरोप की बात हो रही है, उसमें रीजन था प्राइवेट प्रॉपर्टी का। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है आपको सिंपल शब्दों में पता होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो सरकार के अंडर में होती है उन्हें तो हम पब्लिक बोलते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी इंडिविजुअल के पास होती है उन्हें हम प्राइवेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा क्लियर है आपको। अब मेन प्रॉब्लम ये थी रशिया के अंदर कि जितने भी सोशलिस्ट थे, समाज को एनालाइज करने वाले, समाज को सोचने वाले, समाज की सूझबूझ रखने वाले, उन लोगों ने पूरी तरीके से बोला कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हैं और समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि 1757 के बैटल से पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपको फ्रांस की क्रांति का पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन सभी ने पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति में सारी प्रॉपर्टी का मालिक राजा होता था, तो इसका मतलब तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई और उसके नीचे नोबल्स काम कर रहे होते थे, तो हमें पता ही अच्छी तरीके से, है ना। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि रशिया के अंदर भी जो सोशलिस्ट लोग थे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके, और यहाँ पे एक आधार बन जाता है। जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और अंग्रेजों को हम खराब मानने लग गए थे, उनका शासन खराब मानने लग गए थे। फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन फैक्टर था प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके। अब ओनर जो थे ना, ओनर यूज द प्रॉपर्टी ओनली फॉर द पर्सनल गेन, नॉट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब मान लीजिए कोई किसी प्राइवेट बंदे की जमीन है,
तो ऑफकोर्स वो कोशिश करेगा कि मैं यहीं पे ऐसा महल बनाऊं, ऐसा जगह बनाऊं जहां पे क्या कहते हैं इसका प्रॉफिट सिर्फ मुझे ही हो, मेरे को क्या मतलब है सरकार से, मुझे क्या मतलब है गवर्नमेंट से। ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, आपका अपना कोई भी प्लॉट है तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि वहां पे एक पंडाल खोल देंगे, आइए घूमिए फिरिए, फ्री में कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमेशा प्रॉफिट होता है उस बंदे का जिसका अपना खुद का इंडिविजुअल होता है। अब यहाँ पे ऐसे ही सेम हो रहा था कि संपत्ति के जो मालिक थे पूरे यूरोप के अंदर, खासकर रशिया के अंदर, वहाँ पे पर्सनल गेन के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता था। जब पर्सनल गेन के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता था तो नॉर्मल साधारण लोग, उनके वेलफेयर की बात ही नहीं होती थी। तो इसकी वजह से ना कंडीशन ऑफ पुअर वर्कर डिड नॉट इम्प्रूव एज द प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जैसे एग्जाम्पल बता दिया मैंने कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी मालिक ने फैक्ट्री बना दी, ऑफकोर्स वो चाहेगा कि इस फैक्ट्री से ज़्यादा मुनाफा कमा सकूं मैं। अब इस फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर होंगे वो प्रॉफिट कमा के तो मालिक को दे रहे हैं, अपने मालिक को दे रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो बेचारे काम करने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था खराब है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, उनका लाइफस्टाइल खराब है, सब कुछ खराब है, तो फायदा क्या है। तो इसीलिए यहाँ से क्रांति होती है, भारत के अंदर नहीं, सॉरी रशिया के अंदर क्रांति होती है और उसे हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और सोशलिज्म यूरोप में फैलता है। तो सोशलिज्म यूरोप में फैलने से पहले समाज में हर जगह के आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझना जरूरी है कि समाज जो होता है ना वो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों के साथ जुड़ा होता है। लिबरल्स लोग होते हैं उदारवादी, ठीक है, उदारवादी लोग होते हैं। अब ये उदारवादी लोग कौन होते हैं वो बताऊंगा मैं। रेडिकल्स होते हैं कट्टरपंथी, बिल्कुल कट्टर लोग होते हैं, कट्टर लोग, है ना। उसके बाद इस कंजर्वेटिव बोलते हैं परंपरावादी, ठीक है, परंपरावादी, ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, आपको इस पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेन बात क्या होती है, देखो आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, अपने आसपास घूम के देखना, क्या सारी आइडियोलॉजी जैसा आप सोच रखते हैं सेम सोच दूसरे रखते हैं क्या? ऐसा दूसरे नहीं रखते होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। समाज में हर एक आइडियोलॉजी का बंदा अलग अलग होता है। ऐसे ही यूरोप के अंदर, स्पेशली रशिया के अंदर, आप देखेंगे कि रशिया कंट्री के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सोच के लोग हुआ करते थे। रशिया की क्रांति से 100 साल पहले ले लो, रशिया की क्रांति से 100 साल बाद ले लेना, तो भी इस आइडियोलॉजी के लोग मिलते हैं। ये लोग हैं, याद रखना, ये क्या है, ये लोग हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये लोग हैं। अब इनकी सोच क्या थी? लिबरल सोचते थे कि समाज में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें महिलाओं को सेफगार्ड मिले। लिबरल से उदारवादी लोग हैं, हमारे इंडिया के अंदर भी होते हैं, यूरोप में बहुत सारी कंट्री में होते हैं, फ्रांस में, जापान में, हर जगह होते हैं। देखो समाज में जो लोग कहते हैं सेकुलरिज्म होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान करें, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। उन्होंने सिंपल सा बोला, लिबरल्स लोग कहते हैं कि भाई सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी का जो राइट्स होता है गवर्नमेंट को बचा के रखना चाहिए, और दूसरा जो डायनेस्टी होती है राजाओं की वो खत्म होनी चाहिए। इवन वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, जनता के द्वारा चुन के आती है, वो पार्लियामेंट सबसे बेस्ट होती है। ऑफ कोर्स लिबरल्स लोगों का ये कहना था, लेकिन लिबरल्स लोगों की सोच ये भी थी कि वो चाहते थे कि कुछ भी गलत हो ना तो उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो, और जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी गुलाम है। राजा का शासन चल रहा है, राजा का कोई बंदा है जो पकड़ा गया है, ऑफ कोर्स वो राजा तो अपने बंदे को बचा लेगा। तो यहाँ पे लिबरल्स लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रशिया में अगर शासन आता है तो जुडिशियल शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा लोगों को चुन के कोई सरकार आनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, सभी के धर्मों को सम्मान करना चाहिए, सभी के राइट्स को मानना चाहिए। जैसे आज के हमारे भारत देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेम वैसा ही उस टाइम पे वहां पे होता था। अब यहाँ पे इनका मेन प्रॉब्लम था कि ये लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो जो थे ना राइट टू वोट, वो सिर्फ मैन को ही देना चाहते थे, ये गलत था। वो वुमेन के सपोर्ट में नहीं थे। मतलब कोई भी मैन है ना, ये मैन है जो, ये मैन वोट कर सकता है, पर वो कहते थे कि वुमेन को वोट नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। समाज में उस टाइम पीरियड पे उदारवादी लोगों का ये कहना था कि ऐसा होना चाहिए कि पार्लियामेंट बने, जुडिशरी बने, सबको पावर मिले, वुमेन को वोट ना मिले। ये थोड़ा सा गलत था। रेडिकल लोग क्या कहते हैं? रेडिकल लोग कहते थे कि नहीं यार, वुमेन्स को वोट करने की पावर होनी चाहिए, वुमेन्स को वोट करने की पावर होनी चाहिए। और वो कहते थे कि प्रिविलेजेस जो होते हैं वो खत्म होने चाहिए लैंड ऑनर्स के,
और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स के। प्रिविलेज कहते हैं विशेष अधिकार, कि जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी क्लासेस के पास है, बड़ी बड़ी वेल्दी फैमिली के प्राइवेट वो है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और ऑफकोर्स मैं भी मानता हूँ रशिया के अंदर मेन क्रांति तो ये थी कि कट्टरपंथी कह रहे थे कि भाई वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेडीज फर्स्ट हम बोलते हैं तो ऑफकोर्स होना चाहिए। रेडिकल लोगों का ये कहना था। और इवन वो कहते थे विशेष अधिकार, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनके विशेष अधिकार को खत्म कर दो। जैसे कि फ्रांस के अंदर नोबेलिटी क्लास और क्लर्जी क्लास वो क्या कहते राजा को टैक्स ही नहीं दिया करती थी, तो ये चीज वो कह रहे नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ पे वो कहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कुछ एक ही हाथों के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि किंग सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे क्या कहते हैं उसके खास चेले चपाटे होते हैं, और वो क्या कहते हैं सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो रखते हैं, ये नोबल्स कैटेगरी के लोग। तो ये लोग कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। रेडिकल लोगों का ऐसा कहना था। इवन कंजर्वेटिव जो लोग कहते थे वो कहते थे कि चेंजेस हो, वो कहते थे समाज में बदलाव हो लेकिन हबड़ा तबड़ी मत करो, मतलब ऐसा नहीं कि फटाफट बदलाव करने की कोशिश करो। वो कहते थे कि कुछ भी चेंज हो एक स्लो प्रोसेस के हिसाब से चेंज हो, जबकि कट्टरपंथी कहते थे कि जल्दी जल्दी बदलाव हो। हमारे समाज में भी कट्टरपंथी लोग थे। जब 10th क्लास में आओगे हिस्ट्री में तो मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ बताऊंगा किस तरीके से समाज में कट्टरपंथी के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 3 सोच आपको याद रखनी है। इसी सोच के साथ आगे जाके रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन होता है, जार निकोलस का शासन खत्म होता है, व्लादिमीर लेनिन किस तरीके से सोवियत प्रणाली लेके आते हैं, रशिया किस तरीके से यूएसएसआर बनता है, और फाइनली यूएसएसआर 1990 में जाके फिर दोबारा रशिया बन जाता है। 12th क्लास में पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन जितना बेसिक है मेन आपको पता चलना चाहिए किसी भी देश में क्रांति होने का एक कैसा जरिया होता है, क्या शुरुआत होती है। रटने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आंख बंद करके भी सुनते रहेंगे तो भी समझ में आता रहेगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको बताने के लिए कि जार निकोलस की मौत कैसे होने वाली है रशिया के अंदर, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी उसने खुद ही मारी थी, है ना। तो वो देखेंगे क्या होगा वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।